नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और स्वागत है आप सभी का इस अनोखे किताबी मेले में जिसका नाम है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 9। सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, आज इस सीजन का डे 19 हो चुका है और आज हम इसका 19th सेशन आपके सामने टेलीकास्ट करने वाले हैं। 18 सेशंस हमने इस कंप्लीट कर लिए हैं और सिर्फ कुछ सेशंस बचे हैं और ये सीजन फिनिश हो जाएगा। दोस्तों, ये जर्नी हमने कब शुरू की थी और अब जाके ये फिनिश होने ही वाली है। बहुत कुछ सीखा है इस जर्नी में। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जो लोग हमें रेगुलर देख रहे हैं, रेगुलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन 18 सीजन्स में क्या कुछ नया सीखा आपने, क्या कुछ नई लर्निंग्स ली, क्या किस चीज से आप अग्री रहे, किससे डिसअग्री रहे, प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा ताकि हमारे तक आपका जो रिस्पॉन्स है वो पहुंचता रहे और हमें एक मोटिवेशन मिलेगा कि आगे हमें और क्या सुधार करना है, क्या कुछ हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपने अगले सीजन के लिए। सो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में भी हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन किताब, बहुत ही बेहतरीन ऑथर और उनकी राइटिंग जर्नी के साथ इंट्रोड्यूस करवाने वाली हैं। आज का सेशन फिक्शन स्टोरी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की जो बुक है वो एक फिक्शन स्टोरी है, एक कहानी है, लेकिन कहानी के माध्यम से हमारे ऑथर ने एक ब्यूटीफुल इमोशन को आपके सामने लाने की कोशिश की है और एक ऐसा इमोशन है जो जिससे हम अपनी लाइफ में कभी ना कभी लाइफ के किसी ना किसी पड़ाव पर जुड़ा हुआ महसूस करेंगे और उस इमोशन को फील करेंगे। जैसे जैसे ये सेशन आगे बढ़ेगा, आई एम श्योर आप भी इस इमोशंस को अपने आप से रिलेटेड फील करेंगे और आप भी ये चीज फील करेंगे कि सच में ये इमोशन या ये फीलिंग या फिर ये थॉट हमारे माइंड में भी कभी ना कभी जरूर आया है। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एम्प्टीनेस के बारे में। हम बात करेंगे खालीपन के बारे में। कहानी के माध्यम से, कहानी के चरित्रों के, कहानी के पात्रों के माध्यम से ऑथर ने इस फीलिंग को, इस इमोशन को, इस थॉट को बहुत ही बखूबी तरीके से हमारे सामने बयां किया है। कहानी में क्या कुछ है वो हम ऑथर से जानेंगे, लेकिन इस स्टोरी को पढ़ने के बाद, इसके बारे में जानने के बाद जितना मैं समझ पाई हूँ, इसमें फेम है, इसमें मनी है, इसमें अचीवमेंट्स है, इन सब के बारे में चर्चा की गई है, लेकिन एक ऐसी फीलिंग रह जाती है हमारे अंदर जो कहीं ना कहीं हमारे मन को कुरेदती है और लगता है कि कुछ ना कुछ कमी है। इस कहानी से वो लोग जरूर अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे जिन्होंने अपने आप से कभी ना कभी ये सवाल जरूर किया है कि मैं क्यों अभी भी खाली फील कर रहा हूँ। वाई डू आई स्टिल फील अलोन, स्टिल फील एम्प्टी। सो बिना देरी किए हुए सबसे पहले मैं ऑथर का इंट्रोडक्शन आपके साथ शेयर करूंगी और फिर हम जानेंगे इस स्टोरी के बारे में और उसके पीछे छुपे हुए इस इमोशन के बारे में, इस रीजन के बारे में। सो जो ऑथर आज हमसे जुड़ रहे हैं, ये एक रिनाउंड सर्जन है, रिसर्चर है और एक पब्लिश्ड ऑथर है। अपने मेडिकल करियर के दौरान इन्होंने न सिर्फ फिजिकल एलिमेंट्स का इलाज किया है बल्कि पेशेंट्स के अंदर के इमोशंस, एम्प्टीनेस को भी गहराई से समझा है। रिटायरमेंट के बाद इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन और अपने एक्सपीरियंसेस को राइटिंग के माध्यम से व्यक्त करना शुरू किया। सो विदाउट एनी फर्दर डिले बुलाना चाहूंगी हमारे आज के स्पेशल ऑथर को, जिनका नाम है डॉक्टर रामचंद्र काजा। नमस्कार। आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद शायद मुझे एक्सप्लेन करना भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। पर ये है कि जो हम सब लोग फील करते हैं, ये खालीपन, ये क्या है, ये सवाल हमारे दिमाग में आता रहता है। तो उसी के बारे में हमने ज़िंदगी भर सोचा है, क्योंकि हमारा करियर बहुत एक बिज़ी सर्जन का करियर रहा है। दिन भर ऑपरेशन रूम्स में रहते हैं। जब शाम को घर वापस आते हैं तो दिमाग चलता रहता है कि आज इतना बड़ा ऑपरेशन किया, उसके बाद भी क्यों ऐसा फील कर रहे हैं, क्या कमी है, क्या मेरे में कमी है या पेशेंट का जो भी प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम था ही, बट मैंने अपना पूरा जो एफर्ट किया उसका क्या रिजल्ट होगा। कई बार ऐसा होता है कि रात भर नींद नहीं आती। हम आपसे ये भी शेयर कर सकते हैं कि कई बार हम प्रे करते रहते हैं कि पेशेंट को कुछ हो ना हो, हमारी वजह से किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। तो ये एक सेंस है, ये जिंदगी भर हमने झेला है। आई एम 50 years into सर्जरी नाउ। तो 50 साल से मैं सर्जरी कर रहा हूँ। 1975 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में मेरा करियर शुरू हुआ था और वहाँ से मैं फिर इंग्लैंड गया, अमेरिका गया, फिर वापस मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में एज ए प्रोफेसर इन सर्जरी, वहाँ भी 28 साल काम किया है। सो ऑल माई लाइफ हैज बीन सर्जरी एंड
बट देन आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि सर्जन ऐसे सब्जेक्ट के बारे में क्यों सोचा। दैट इज वन थिंग, बिकॉज हम लोग फिजिकल चीजों से डील करते हैं। जी, आर वी सो मच इनसाइड, क्या हम अंदर जाते हैं क्या, और अगर जाते भी हैं क्या इसके बारे में सोचते हैं, क्योंकि हमारा जो रोज का काम है इट इज विथ ऑर्गन्स एंड इट इज विथ पैथोलॉजी एंड सो ये अलग किस्म का काम है। तो बाकी आप हमसे पूछ सकते हैं कि क्या क्या विषय आपके मन एब्सोल्युटली में क्या सर। क्या सवाल आ रहे हैं। सर ये बहुत एक एक बड़ा मोमेंट है हमारे लिए, हमारे प्रोग्राम के लिए। आपसे हम बातचीत कर रहे हैं, आपके 50 साल का एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड में और आपने पता नहीं कितने ही पेशेंट्स के साथ आपने डील किया है, उनको ठीक किया है और उनके इमोशंस के साथ आप काउंटर हुए हैं। और आप बहुत अच्छे से बता पाएँगे कि एक्चुअल में जो इस स्थिति में, इस सिचुएशन में जो लोग होते हैं, वो एक्चुअल में क्या सोचते हैं और कैसे आप उनके साथ डील करते हैं। इसके और इसी पर आज की हमारी बुक भी बेस्ड है। तो आपसे हम डिटेल में इस बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस प्रोग्राम से जुड़कर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इससे यूनिक प्रोग्राम, क्योंकि हमने साइंटिफिकली कई जगह हम बोलते रहते हैं, जी, हज़ारों लोगों से बातें होती रहती है, हंड्रेड्स ऑफ कॉन्फ्रेंसेस, पर ये जो अभी इस किस्म का प्रोग्राम है, अब आज एक पहली बात तो ये है कि ये चीज़ें अब रिसेंटली आने लगी हैं, पहले ये कांसेप्ट्स थे नहीं, जी। पॉडकास्ट, इंटरव्यूज़ वगैरह पहले ये तो थे नहीं, ये रिसेंटली आने लगी है। पहले मैं कई बार दूरदर्शन वगैरह में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ, क्योंकि मेरा काम कुछ ऐसा था। हुँ, मैंने हुँ। फैमिली प्लानिंग में काम किया है और एक हिंदुस्तान के लिए एक नया सर्जिकल प्रोसीजर मैंने 4000 सर्जन्स को सिखाया है। तो उसके बारे में कई बार मैंने प्रोग्राम्स किए हैं, पर वो अलग किस्म की कहानी है। पर आज जो हुँ, कहानी मैं आपके सामने बोलने वाला हूँ, वो अलग किस्म की कहानी है। ये कहानी एक अंदर चलती रहती है। दिस इज नॉट समथिंग विच इज आउटसाइड। ये कहानी एक रिएक्शन है। जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, हम लोग बच्चों को भी पढ़ाते हैं, खुद भी प्रैक्टिस करते हैं कि एम्पैथी कहते हैं। जो हुँ। अंग्रेजी का शब्द एम्पैथी है, वो है कि हम पेशेंट के लिए फील कर सकते हैं। पेशेंट की जो बीमारी तो है ही है, साथ में उसके साथ जो सफरिंग है वो तो है ही है, जी, पर उनका इमोशनल रिएक्शन, उनके रिलेशंस का इमोशनल रिएक्शन और ये इंटरैक्शन जो है, कुछ हद तक हमें समझना पड़ता है। पूरी तरह तो हम समझ नहीं सकते, क्योंकि हर एक का बैकग्राउंड, हर एक का सराउंडिंग्स हम जान नहीं सकते। पर ये जी। है कि डील करते समय कुछ हद तक हमें समझना पड़ता है कि इन दोनों का क्या इंटरैक्शन है। और इस दौरान हम लोग कई कुछ चीज़ें देखते हैं, जो नॉर्मल प्रैक्टिस में लोग देख नहीं पाते। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग इस तरह के सिचुएशंस फेस नहीं करते हैं। तो कई का बातें ऐसी हैं, जो हम इस किताब के ज़रिए एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली सर। हाँ। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले कि 2 ऐसी हैबिट्स हैं रीडिंग और राइटिंग जो अपने आप में किसी भी पर्सन की लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकती है, ट्रांसफॉर्म कर सकती है और आई एम श्योर आप जिस फील्ड में हैं वहाँ पर इन दोनों हैबिट्स का बहुत ज़्यादा महत्व है, इम्पोर्टेंस है। आपको क्या लगता है कि किसी पर्सन को इन हैबिट्स को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस क्यों करवाना चाहिए? क्यों ज़रूरी है? देखिए, एक होता है, अब एज़ अ डॉक्टर, एक होता है कि मेडिकल रीडिंग एंड मेडिकल राइटिंग। ये हम हुँ, लोगों के लिए तो ज़रूरी है, हमारे करियर के लिए भी ज़रूरी है, नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है और आगे बढ़ने के लिए भी ज़रूरी है। बट मैं सोचता हूँ कि आप अधूरे रह जाते हैं, अगर आप बाकी किताबें भी ना पढ़ें, एंड स्पेशली फिलॉसफी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, पर ये है कि मुझे लगता है कि अगर ये सब भी ना पढ़ें आप, अदर देन मेडिकल बुक्स, डॉक्टर्स के लिए मैं स्पेशली कह रहा हूँ, अदर अदर देन मेडिकल बुक्स आप बाहर बाकी किताब में भी ना पढ़ें, लिटरेचर ना पढ़ें, तो कोई ना कोई कमी आप में रह जाएगी। एंड खासकर ऑन इमोशनल फ्रंट, ऑन एम्पैथी, ऑन कंपैशन, ये चीजें जो हैं, इनमें कमी रह जाएगी। तो इस चीज के लिए आई थिंक सारे लोगों को लिटरेचर पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं सोचता हूँ आज के जमाने में ये बहुत बहुत बड़ी कमी आई है, बिकॉज ऑफ इंटरनेट कहिए और
वेरियस मीडिया, सोशल मीडिया कहिए, कुछ जी, भी कहिए, आजकल एक्सपोजर टू लिटरेचर बहुत कम है। अब कम हम लोग ऐसे हैं कि हमने जेन ऑस्टिन से शुरू करके अभी लेटेस्ट जो भी किताबें चल रही अब भी पढ़ते रहते हैं, और इस हुँ, चीज का आई थिंक अपने जीवन में बहुत महत्व है, जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है। तभी हम दूसरे साइड ऑफ लाइफ को जान पाएंगे, द इमोशनल साइड ऑफ लाइफ। टोटली एग्री सर, टोटली एग्री। काजल सर, आपकी जिस बुक के बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं, स्पेशली मैं इस बुक के बारे में बात करना चाहूँगी कि इस बुक की जर्नी कब शुरू हुई या फिर आपकी राइटिंग जर्नी, क्योंकि आप एक पब्लिश ऑथर हैं, एक बुक और आपकी पब्लिश ऑलरेडी हो चुकी है। सो किताब लिखने का आपके मन में किस लाइफ के किस पॉइंट पर आया कि मुझे अब बुक्स लिखना या फिर राइटिंग शुरू करनी चाहिए? इसका मोटिवेशन कैसे मिला आपको? बेसिकली हमारी जो राइटिंग है वो हमेशा मेडिकल राइटिंग रही है, एंड हुँ, हुँ। मेडिकल लिटरेचर रही है, एंड ओवर 100 पेपर्स हम पब्लिश कर चुके हैं पेयर रिव्यू जर्नल्स में, और बेसिकली राइटिंग रही है। इट्स बीन ए रेगुलर प्रोसेस, एक तरह हुँ, से हुँ। हमारे जर्नी का हिस्सा रहा है राइटिंग। टीचिंग में राइटिंग करना ही पड़ता है। बट देन अपार्ट फ्रॉम दैट, कई बातें जो दिमाग में आती हैं, हमारे अंदर कई सवाल आती रहती है, तो ये सब बातें भी किसी तरह से एक्सप्रेस करने की इच्छा होती है, पर टाइम ना होने की वजह से ये हो नहीं पाता। दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस। और मेडिसिन जो है, प्रैक्टिस करते समय इन चीजों के लिए टाइम नहीं मिलता। सो दैट इज वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेजेस फॉर डॉक्टर्स, क्योंकि साथ साथ हो नहीं पाता। एब्सोल्युटली। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सर, इस किताब को लिखने के पीछे मोटिवेशन क्या रहा? जो स्टोरी आज हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पर, इसको लिखने के पीछे क्या मोटिवेशन था और किस पर्सन ने आपकी हेल्प की, आपको मोटिवेट किया? किसे आप क्रेडिट देना चाहेंगे? अ, किसी इंडिविजुअल चीज के लिए क्रेडिट देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतने सालों में कई किताबें पढ़ी हैं, और कई किताबों के बारे में सोचा है, बोला है। हुँ, हुँ। तो मेरे ख्याल में जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए मोटिवेशन के लिए देना बड़ा मुश्किल काम होता है। जी। मेरे ख्याल में अगर आपने किताब मेरी पूरी पढ़ी हो, तो कई किताबों की झलक इसमें मिलेगी आपको, एंड ओके। नॉट ओनली द लिटरेचर, but also science. हुँ, हुँ। टेक फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स। जी। फिजिक्स में कई कंसेप्ट हैं, रिलेटिविटी है, प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी है, एंड सो ये सब चीजें एक माइंड को इम्प्रेस, जैसे बाद में आप बात करेंगे शायद, द प्रिंसिपल ऑफ डिसोल्यूशन, इसके बारे में हमने किताब में लिखा है। ये सारे फिजिकल कंसेप्ट्स हैं। उसके साथ पावर ऑफ नाउ आपने सुना होगा किताब जी। का नाम। तो पावर ऑफ नाउ में भी कुछ कंसेप्ट्स हैं। प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी तो एक फिजिक्स का कंसेप्ट है। सो देयर आर सेवरल, बट देन अगर मुझे नेम करना पड़े तो आई थिंक दाओ ऑफ फिजिक्स करके फिट्सफ कैप्रा ने एक किताब लिखी है, एंड ओके। दैट पर्टिकुलर बुक, वो फिजिक्स को एक तरह से टू द लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, वो पूरा स्पिरिचुअल किताब तो नहीं है, बट टू द लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि अब फिजिक्स को जब हम वॉक करते हैं टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, बीच में कहीं कॉन्शियसनेस का बड़ा रोल आता है। सो हुँ। वो कॉन्शियसनेस आजकल के जो फंडामेंटल फिजिक्स में कहा जाता है कि वो कॉन्शियसनेस जो है यूनिवर्सल है, जो कि हमारी गीता भी यही कहती है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। और अगर आप शंकराचार्य को अगर आपने पढ़ा हो, निर्वाण शतक करके है, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, चिदानंद रूपा शिवो हम, इस तरह के कंसेप्ट्स हैं। ये सारे जब आप मिलाएंगे विद द फिजिक्स, ओके। देन एक अलग रूप निकल के आता है। एक कॉन्शियसनेस का एक अलग रूप निकल आता है, और उसी का हमने सोचा कि ऐसे किताब लिखते समय अगर हम ये कॉन्सेप्ट्स लिखें तो शायद ही कोई ध्यान से पढ़ेगा, क्योंकि आजकल कहा जाता है कि अटेंशन स्पैन ऑफ अटेंशन जो है काफी कम है लोगों का। जी, तो जी। इसीलिए हमने सोचा शायद एक फिक्शनल अप्रोच दे इनको, तो इंटरेस्टिंग होगा। इस ये सर, ये किताब का अपने आप जो में ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आप इतने टाइम से
रियलिटी मतलब रियल लाइफ में या फिर साइंटिफिक वर्क करते करते आपने स्पिरिचुअलिटी पर इतना रिसर्च करके अलग अलग बुक्स के बारे में देख करके और फिर इस किताब को, इस कहानी को रचा है। सो अपने आप में ये बहुत बड़ा रिसर्च वर्क है जिसके लिए आपने समय निकाला और आपका इंटरेस्ट इसमें था। तो ये आई एम श्योर ये बुक बहुत अच्छे से निकल के आएगी, लोगों को बहुत पसंद आएगी, लोग कनेक्ट कर पाएंगे अपने आप को। आई होप सो। मैं उम्मीद तो यही है कि लोगों को, मैं सोचता हूँ कि ये किताब कुछ ऐसी है कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सा दिखेगा। एवरीबडी विल हैव हिज ओन बैकग्राउंड, हर एक का अपना अपना बैकग्राउंड होगा, अपना सराउंडिंग्स होंगे, अपने हम्म। अपना इंटरेस्ट होगा रिएक्शन का, वो सब लोगों को ये अलग अलग दिखेगा, मुझे ऐसे लगता है। और उम्मीद भी यही करते हैं कि अगर वेरियस पर्सपेक्टिव से हम इस किताब को देखेंगे तो मीनिंग भी अलग अलग आएगा। पर जो मेरा फाइनल थिंकिंग है उसमें मैंने लास्ट फ्यू चैप्टर्स में आई हैव रिटन कि मेरे मेरे विचार में किस तरह से, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप सोचेंगे शंकराचार्य ने जो कहा, फिर उसके बाद विशिष्टाद्वैत आया, बुद्धिज्म आया, बुद्धिज्म उसके पहले था, खैर बुद्धिज्म में आया, एक गोल्डन मीन जो कहते हैं वो, that will be the solution करके, that's my thinking, that ultimately it has to be the golden meal। अगर हम सब चीज छोड़ दें हम्म। और फिर दुनिया चलेगी, ऐसा मैं नहीं सोचता। ओके, सो लास्ट के जो आपने चैप्टर्स लिखे उसके बारे में आपसे जरूर जानेंगे, लेकिन इससे पहले हाँ, हम आपकी किताब के साथी से बातचीत करना चाहेंगे। सो दोस्तों, अब हाँ, समय आ गया है कि हम डॉक्टर काजा के किताब के साथी से बातचीत करें। सो मैं इनवाइट करना चाहती हूँ सौम्या जी को। Thanks for having me on the program. या हाय सौम्या, हाउ आर यू? All good. I'm Dr. Kaza's daughter. ओके जी। सो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सौम्या से जो डॉक्टर काजा की डॉटर डॉटर है और इनसे हम व्यूज जानते हैं कि इनका क्या कहना है सर की राइटिंग जर्नी के बारे में। सो सौम्या, आपसे हम जानना चाहेंगे कि सर की राइटिंग जर्नी को लेकर के आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं और ये जर्नी कैसी रही? Actually, first of all, I would like to say I'm very, very proud of him that he's written this book. पापा के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी, he's always been a very expressive person in real life, and he's been very frank about what he thinks and his हम्म। views. And ये उनके जो फैमिली और फ्रेंड्स हैं, दे ऑल नो दैट ही हैज अ वे विद वर्ड्स। वो अपना एक्सप्रेशन, उनके व्यू पॉइंट्स काफी वोकल हैं वो जनरली इन लाइफ, एंड काफी कॉन्फिडेंट है इसके बारे में। तो आई थिंक ये उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो एक वाइडर ऑडियंस को अपने थॉट्स और व्यू पॉइंट्स एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। जी, बिल्कुल। सौम्या, आप क्या सोचते हो कि क्योंकि सर का जो बैकग्राउंड है वो मेडिकल से है, इन्होंने काफ़ी मतलब उसी में ही अपना काफ़ी समय जो है लाइफ़ का वो व्यतीत किया है और ये जो बुक है वो पूरी तरह से अपोज़िट है, एक फ़िक्शन है, एक स्टोरी है और स्पिरिचुअलिटी और इसका टच है थोड़ा-सा। कितना चेंज आप फ़ील करते हो सर के थिंकिंग में, मेबी बिहेवियर में कि इस बुक को लिखने के बाद वो किस तरह से अब सोचने लगे हैं, थॉट प्रोसेस कितना चेंज हुआ है? कुछ आपने नोटिस किया हो तो? I think I don't think it's a change, but I think क्योंकि since I'm slightly in the younger generation category, मुझे हुँ, हुँ। लगता है कि हम लोग काफी बार अभी हम लोग का, जैसे कई बार बोलते हैं ना कि वो स्टेज इन लाइफ नहीं आया है कि हम स्पिरिचुअल लेवल पे रिलेट कर पाए चीजों को, राइट, और राइट। हम लोग मोर फिक्शनल साइड पे रिलेट कर पाएंगे। तो आई थिंक मुझे लगता है इट्स अ ग्रेट वे कि उन्होंने हाँ। दोनों चीजों को मर्ज किया है। एंड फ्रॉम अ जनरेशनल perspective, I think we should be able to relate to his writing more, because it will also get us to think कि we will reach the spiritual aspect at some point, but it's a great way to get us thinking कि इसका कुछ और नजरिए से हम चीजों को देख सकते राइट, हैं। राइट, राइट। सौम्या, कोई मैसेज आप देना चाहेंगे इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू सर को? आई थिंक जैसे मैंने बोला कि मैंने एक्चुअली बुक पढ़ी नहीं है अभी, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग इट। थ्रू योर शो आई हैव आल्सो गॉट टू नो अ लिटिल मोर अबाउट द बुक। एंड एब्सोल्युटली। जैसे मैंने बोला कि मैं फिक्शन बहुत पढ़ती हूँ, तो इट्स अ मिक्स ऑफ थिंग्स। एंड आई थिंक पापा का जो एक्सपीरियंस रहा है एज अ डॉक्टर ओवर द इयर्स, आई वुड लाइक टू सी अ टेक ऑन, you know, his interaction with patients
एंड उनको क्या महसूस हो रहा है एज ही इज हम्म, मैच्योरिंग एज अ पर्सन एज वेल, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग द बुक। ओके, थैंक यू सो मच सौम्या, आप हमसे जुड़े और आपने अपने व्यूज शेयर किए। ऑल द बेस्ट फॉर योर थैंक फ्यूचर। यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू। ओके, ओके, सो नाउ सर, अब हम आपकी बुक के बारे में जानना चाहेंगे। प्लीज हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा हिंट दीजिए, कंप्लीटली नहीं लेकिन थोड़ा सा बताइए कि क्या कैरेक्टर है, क्या प्लॉट है किताब कहानी का, प्लीज शेयर कीजिए। ये एक साइकोलॉजिस्ट की कहानी है, बेसिकली साइकियाट्रिस्ट, द पीपल हु ट्रीट द केसेस इन साइकियाट्री, उनको साइकियाट्रिस्ट कहेंगे, साइकोलॉजिस्ट इज नॉट द राइट टर्म। नेवरदलेस मैंने किताब में साइकोलॉजिस्ट कई बार यूज किया बिकॉज कॉमन लैंग्वेज में दैट इज बेटर अंडरस्टूड। तो साइकियाट्रिस्ट को इसलिए चुना क्योंकि ये आप पूछ सकते हैं, सभी के माइंड में आएगा एक सर्जन साइकियाट्रिस्ट को क्यों चुना। तो जी। जैसे मैंने पहले बताया कि हम लोग एक फिजिकलिटी से डील करते हैं, रोजमर्रा हम ऑपरेट करते हैं, ऑर्गन्स के साथ डील करते हैं। हम लोगों को एज ए कॉन्सेप्ट माइंड एंड इट्स कॉन्सेप्ट डीलिंग्स, उसको समझने में इतना कंफर्ट लेवल नहीं है। वी आर नॉट वेरी कंफर्टेबल। तो साइकियाट्रिस्ट आर द पीपल जो रोज अपने करियर में भी मेंटल इश्यूज से डील करते हैं। तो हमने ऐसे कैरेक्टर को इसीलिए चुना है और उनके केसेस के बारे में हमने नहीं डिस्कस किया। आई एम नॉट ए साइकियाट्रिस्ट, नॉर मेरा नॉलेज इतना भी डीप नहीं है साइकियाट्री में जो एक आम डॉक्टर को होना चाहिए, उतना ही नॉलेज है। तो आई डोंट क्लेम एनी स्पेशलिटी इन साइकियाट्री, बट I have enough of psychiatrist friends to know how they think. तो मुझे लगा कि इट इज इनको एज ए मॉडल चूज करना बेटर है। एंड एक सब्जेक्ट जो मैं खुद महसूस कर चुका हूँ एंड दैट इज रिटायरमेंट। ओके, और एज ए सर्जन मेरे लिए बड़ा पेनफुल रहा है ओके। बिकॉज मैं 24 घंटा काम करने वाला आदमी हूँ एंड सडनली रात को 12 बजे आई एम नोबडी, ये कंसेप्ट मेरे लिए बड़ा मुश्किल रहा। जी। एंड इमीडिएटली मैं दिल्ली में मैक्स हॉस्पिटल में ज्वाइन किया एंड आई स्टार्टेड अनदर करियर इन प्राइवेट प्रैक्टिस। बट वो बात नहीं थी जो मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से हम 24 घंटे काम करते थे, वो वाला सिचुएशन नहीं था। और आहिस्ता आहिस्ता आप बिलीव नहीं करेंगे, 4-5 साल लगे मुझे एक्सेप्ट करने में कि आई हैव रिटायर्ड फ्रॉम सर्जरी। तो वो इट वाज अ वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस बिकॉज हमने अपनी जिंदगी में कुछ और नहीं सोचा है अदर देन सर्जरी। बिल्कुल, होता है। सो नेचुरली इट वाज अ वेरी पेनफुल डिसीजन एंड वो डिसीजन लेते समय हमारी मेंटल स्टेटस क्या रही, दिस वाज, आप पूछ रही थी थोड़ी देर पहले व्हाट वाज योर मोटिवेशन। आई थिंक जी। दिस वाज प्रॉब्ली वन ऑफ द फैक्टर्स। दिस हैज, ये मेरे दिमाग पे स्ट्रेसफुल तो रहा ही है, चलिए उसमें देयर वाज नो प्रॉब्लम विद मनी और एनीथिंग, दैट स्ट्रेस वाज नॉट देयर, बट एक मेंटल स्टेटस पे काफी प्रेशर पड़ा कि आई एज अ सर्जन अब मेरा क्या वजूद है, व्हाट्स माय इम्पोर्टेंस। सो बिकॉज आप, एक स्टेज आती है हर एक आदमी अपने प्रोफेशन के साथ और अपने काम के साथ अपना सेल्फ एस्टीम जोड़ देता है। तो जब आप सडनली प्रोफेशन आपसे ले लिया जाता है या जो भी होता है, रिटायरमेंट होता है, तो फिर आपके सेल्फ एस्टीम को तो ठेस लगता ही है, बट उसका मेंटल इफेक्ट क्या पड़ता है, तो उसका जो उसके साथ जो एंजाइटी होता है, डिप्रेशन पता नहीं हुआ कि नहीं, बट एंजाइटी जरूर हुआ, एक सेंस ऑफ लो फीलिंग जरूर हुआ। एंड देन एक वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो जिंदगी भर सताता रहा, वो ये कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। ये क्या खेल है कि हम कुछ दिन के लिए आते हैं, कुछ दिन के लिए इतना एस्टेब्लिश कर लेते हैं, इतना बिजी हो जाते हैं, फिर सडनली एवरीथिंग इज टेकन अवे फ्रॉम यू, या यू लीव इट, कुछ भी हो, एवरीथिंग इज टेकन अवे फ्रॉम यू और आप अलग से उस स्थिति पे पहुंच जाते हैं जब आप बेबी थी, यू आर लाइक अ बेबी। इसी जब हम पैदा होते हैं तो उस वक्त तो हमारा कोई वो नहीं होता ना नाम होता है, ना निशान होता है।
सब लोग आपको बताते हैं कि योर नेम इज डॉक्टर काजा, rather your profession is medicine, you are रामचंद्र मूर्ति काजा, you are this, you are that, ये हमारे दिमाग में भरा जाता है। वो ओरिजिनली क्लीन स्लेट था, जी। वो भरा जाता है, एक स्ट्रक्चर बनता है, एंड सडनली वो सारा स्ट्रक्चर विड्रॉ होता है, तो इट्स अ बिग थिंग। सो रिटायरमेंट हैज ब्रॉट, एंड उसी टाइम, एंड ये शेयर करना पड़ेगा मुझे क्योंकि सब लोगों के एक्सपीरियंस में है, एंड कोविड आया। जी। अब कोविड के टाइम में मुझे 10 दोस्तों को खोना पड़ा। ओके। 10 of my colleague doctors died, एंड हम लोग भी काम कर रहे थे, मुझे भी 5 बार कोविड हुआ। तो अब काम तो करना ही पड़ता था, पेशेंट्स को ट्रीटमेंट तो करना ही पड़ता है, बिकॉज पेशेंट्स हमें यही आता है पहले से। सो जाते थे हॉस्पिटल में, 5 बार मुझे भी कोविड हुआ, मेरे 10 दोस्त ना रहे। तो दैट वाज अ वेरी बिग ट्रॉमा। तो जी। ये सारे जो फीचर्स, मुझे आज बैठ के जब सोचता हूँ कि ये सारे सवाल जब उस वक्त उभर के आए होंगे, दिमाग में चलते रहे होंगे इतने सालों से, पर उस वक्त उभर के आए होंगे, एंड आई हैड ए डिजायर को इसी तरह से कम्युनिकेट करना है इस चीज को, आई शुड शेयर विद लार्जर नंबर ऑफ पीपल। क्योंकि हम लोग मेडिकल प्रोफेशन में रहते हैं, तो हमारा एक समझ लीजिए हम एक बबल में जीते हैं, एक नैरो सा, हमारे कंपनी भी डॉक्टर्स होते हैं, हमारे एसोसिएट्स भी हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, हमारा पेशेंट्स होते हैं, तो एक अलग दुनिया है वो। तो जी। जब उसमें बाहर आके मुझे लगा कि लोगों को बोलना चाहिए कि व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, ये क्या है, एंड कैन आई डू दैट। सो इस तरह से एक्चुअली शुरू हुआ ये किताब। एंड देन डॉक्टर कदम इज अ पर्सन हु इज अ साइकियाट्रिस्ट, Shivanshu Kadam, जो कैरेक्टर है, and she's a psychiatrist, and I think psychiatrist is a good person to understand these things. So इस तरह से किताब शुरू हुआ, और उनका भी the first chapter tells about her retirement, क्योंकि मैंने भी वहाँ शुरू किया था, my serious thinking also started there. So it started with retirement. फिर रिटायरमेंट के बाद बिना किसी प्रोवोकेशन के वो एक जगह जाती हैं, जो उनको लगता है उस जगह पे जाना है, थोड़ा सा सस्पेंस होती है, ये इस किताब में थ्रू आउट सस्पेंस का एक एलिमेंट है। तो वो उस जगह जाती हैं और अपने आप को रियलाइज करना शुरू करती हैं, क्योंकि वहाँ वो एक स्थान ऐसा है कि जहाँ कोई गुरु रहते थे अपने शिष्यों के साथ, और उनकी जो फिलॉसफी और उनकी जो टेक्निक्स हैं वो उस जगह पे एक तरह से निहित है, उस वॉल्स में और उस एटमॉस्फेयर में और उस रूम में कोई है नहीं, इट्स एन एम्प्टी रूम, इसीलिए किताब का नाम एम्प्टी रूम पड़ा। तो वो इट्स एन एम्प्टी रूम, एंड बट शी हियर्स थिंग्स, वो सराउंडिंग्स में उनको लगा कि उनकी जो टीचिंग्स हैं वो चल रही है। सो देन शी गोज थ्रू, वो अपने आप उस स्थिति से गुजरती हैं, अपने सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करती हैं। वो भी कुछ ऐसी स्थिति से गुजरती हैं जिस स्थिति से मैं गुजरा था, एंड वो सवाल उनके आते रहते हैं और वो टेक्निक्स को फॉलो करती हैं, उसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा। सो वो कुछ टेक्निक्स फॉलो करती रहती हैं, एंड उसके बाद उनके माइंड में जो रेजोल्यूशन आया, दैट इज द लास्ट चैप्टर, किताब का लास्ट चैप्टर। सो सब्जेक्ट मैटर इसका जो है, अंदर का जो आप लेयर्स कह सकते हैं, जो इनर लेयर है वो काफी सीरियस है, बट आउटर लेयर इज मोर लाइक ए सस्पेंस बुक। तो अब रीडर्स किस तरह से उसको पढ़ेंगे, किस तरह से उसको इंटरप्रेट करेंगे, वो उन पे है। इट्स वेलकम टू देम, बिकॉज आई एम श्योर उनके इमोशंस और उनके एक्सपीरियंसेस कलर करेंगे उनके अंडरस्टैंडिंग। ऑलराइट सर, सो इवन आई एम श्योर आपने जिस तरह से सिंपल वर्ड्स में आपने जो इमोशंस अपने बताए हैं, और मुझे लगता है कि ये कहानी कहीं ना कहीं आपने अपनी पर्सनल जो एक्सपीरियंस आपको है, जो ऑब्जर्वेशन हुई है, स्पेशली वो रिटायरमेंट वाला जो आपने फेज बताया, उसके बाद कोविड वाला वो जो फेज है, उन सब का एक एक समरी है, एक सम्मिश्रण है, जो आपने कहानी का एक कोर इमोशन वही है। और क्योंकि आपने बहुत डीपली फील किया है इसको, तो आपने उस कहानी में भी एकदम डीप तरीके से उस फील करते हुए उस इमोशन को, उस कैरेक्टर को आपने रचा है। तो आई एम श्योर जो भी रीडर इसको पढ़ेगा वो अपने आप
अपनी लाइफ के कहीं ना किसी फेज से कनेक्ट फील करेगा कि मुझे उस समय, या फिर कोई भी एज का पर्सन जो इसको रीड करेगा वो फील हाँ करेगा कि हाँ ये मेरे साथ हो चुका है या हो सकता है मेरे साथ भी। आई एम श्योर। आई फील सर सो। आपने अभी जी, अभी आपने इससे पहले एक टर्म की बात की थी, दैट इज आइडेंटिटी डिसोल्यूशन। आपने टर्म के बारे में बातचीत की थी, मैं इसके बारे में हाँ अब जानना चाहूंगी कि ये टर्म क्या है और आपने अपनी कहानी में इस टर्म को कैसे यूज किया है, कैसे दिखाने की कोशिश की है। आइडेंटिटी तो मैंने कुछ हिंट्स आपके ऑलरेडी दे दिए। जैसे हम लोग जब पैदा होते हैं तो हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, एक स्ट्रक्चर बनाई जाती है जिसको आप आइडेंटिटी मान लेते हैं। इस हाँ। विषय को जरा सुनने वाले सोचें कि आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, आपकी आइडेंटिटी बनाई गई है एंड इट इज अ स्ट्रक्चर। फिर बाद में आपने जोड़ना शुरू किया अपनी आइडेंटिटी उसके ऊपर एक सिक्योरिटी जोड़ना किया और एक पर्सनैलिटी आपने अपनी बनाई है। बट दैट इज नॉट द ट्रूथ। अंदर का जो हिस्सा है, T.S. एलियट ने एक बहुत सुंदर पोएम लिखा है, वी स्टफ्ड मैन वी हॉलो मैन करके। मैंने बचपन में पढ़ा था उसको और वो दोनों वर्ड्स हमारे दिमाग में जैसे बस गए कि हम लोग बेसिकली तो हॉलो हैं, एम्प्टी हैं और हमारे ऊपर एक स्टफ्ड मैन, हमारे ऊपर चीजें डाल दी जाती हैं और एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। इफ यू अगर आप सीरियसली सोचें तो वही है। और जिसके साथ हम आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं बाद में। हम सोचते हैं कि आई एम डॉक्टर काजा, प्रोफेसर ऑफ सर्जरी एंड आई डू दिस दिस एंड दिस। ये मेरा आइडेंटिटी बनाया गया है बाय मी एज वेल एज बाय द सोसाइटी अराउंड इट। अगर आप सडनली इसको डिस्ट्रक्चर कर दे, हम लोग के फिलॉसफी में यही तो कहा जाता है, चाहे आप किसी भी धर्माचार्य को सुन ले, किसी भी धर्माचार्य, तो वो क्या कहते हैं कि ईगो को हटाओ। यही कहते हैं 90% पीपल यही कहते हैं, आपके ईगो को हटाना। ईगो इज अ स्ट्रक्चर। उसको जैसे ही हटाएंगे तो आपको असलियत दिखेगी एंड दैट वो असलियत जो है वो खालीपन है। इट इज यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। सो कॉन्शियसनेस बोलते हैं अंग्रेजी में, फॉर लैक ऑफ एनी बेटर वर्ड, क्योंकि हमारे जो फिलॉसफी में जो शब्द हैं वो पूरा ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं अंग्रेजी में, क्योंकि इक्वलेंट नहीं है। बट एनीवे यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जो है वो खालीपन, दैट इज द ट्रूथ। ये जो हमारे बाहर का स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर हमें इस चीज को रियलाइज नहीं करने देता कि अंदर की जो ट्रूथ है वो रियलाइज नहीं करने देता। इन अदर वर्ड्स, हमारे और उसके बीच में एक पर्दा है, एक वेल है। उस वेल को हटाएंगे तभी आपको ट्रूथ दिखेगा और उस वेल को हटाने के लिए आपको वो आइडेंटिटी जो आपने बनाई है उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। डॉक्टर कदम जब वो अपने उस जगह पहुंचती हैं, पिलग्रिम्स रेस्ट, जहां वो रहने शुरू करती हैं, वहां जाके उन्होंने यही किया, वो आइडेंटिटी को डिसॉल्व किया। पर वो नहीं चाहती थी कि वो आइडेंटिटी जाने के बाद वो बिल्कुल मरी जाए, ऐसे भी नहीं चाहती थी। तो वो लास्ट चैप्टर की स्टोरी है। ऐसे भी नहीं चाहती कि उनकी डेथ हो जाए, ऐसे भी नहीं चाहती। तो ट्रूथ आपको रियलाइज करना पड़ेगा, बट यू शुड बी अलाइव सफिशिएंटली टू एक्सपीरियंस दैट ट्रूथ। ये है राइट, और एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा उस रियलिटी को, ताकि एब्सोल्युटली। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर काजा से और इनकी बुक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये बुक एक फिक्शन स्टोरी है और इस बुक में जो बुक का जो मेन प्लॉट है वो ये है कि आप किस तरह से, क्योंकि इसमें स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है डॉक्टर शुभांगी जिसका नाम है, वो एक रिटायरमेंट के बाद अपनी लाइफ को कैसे एक्सेप्ट करती है, कैसे फेस करती है और क्या कुछ फील करती है उस दौरान। क्योंकि जब कोई पर्सन वर्कोहॉलिक होता है, उसको काम करने की हैबिट है 24 घंटे, लेकिन उसके बाद जब उसके पास वो जो वर्क होता है वो नहीं है करने के लिए, लेकिन फिर भी वो रेडी है काम करने के लिए, ये जो इमोशन है, ये जो बीच की स्थिति है, इसको बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डॉक्टर काजा ने अपनी कहानी के थ्रू बताने की कोशिश की है। इसमें उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस, अपनी ऑब्जर्वेशन, अपने खुद के जो अनुभव है वो उन्होंने इसमें दिखाने का प्रयास किया है। सर, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस कहानी में डॉक्टर शुभांगी जो मेन कैरेक्टर है,
उनका जो आपने कैरेक्टर बिल्ड किया है और जैसे-जैसे उसको उम्र के साथ-साथ, रिटायरमेंट के साथ-साथ ब्रेक डाउन किया है, वो करते समय आपके लिए कितना ट्रिकी था या कैसे स्मूथली कैसे आपने इसको कैरेक्टर को बिल्ड किया? क्योंकि वो एक मेन कैरेक्टर है, मेन कहानी की जो जान है वो डॉक्टर शुभांगी है। उसको उस कैरेक्टर को कैसे बिल्ड किया आपने? उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए प्लीज़। उसको बिल्ड करना इतना डिफिकल्ट नहीं था, बट उसको डिस्ट्रक्चर करना बड़ा डिफिकल्ट था। वो जी। इसलिए कहता हूँ कि हो सकता है कि मेरे कई दोस्त हैं, हो सकता है कि उनके कई कैरेक्टर्स इसमें ऑलरेडी समा गए हैं। इट्स क्वाइट पॉसिबल, बट द पॉइंट इज उस कैरेक्टर बिल्ड करना फॉर ए पर्सन हु इज इन मेडिकल लाइन, इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। हम ही लोग साइकियाट्रिस्ट बनते हैं, सो कैरेक्टर बिल्ड करना वाज नॉट ए प्रॉब्लम, बट उस कैरेक्टर को आगे चल के टू लिंक विद द इमोशनल कंटेंट, एक तो वो, हुँ, और दूसरा उसके बाद उस कैरेक्टर को डिस्ट्रक्चर करना ताकि रियलाइजेशन की ओर जाए। दैट वाज द ट्रिकीस्ट हुँ। पार्ट, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, टू ब्रिंग दैट चेंज। चेंज तो वो चाहती थी, क्योंकि वो जब फिलिपींस रेस्ट जा रही थी तो अपने ही मन से गई थी, अपने ही मन से वो प्रॉपर्टी वहां उन्होंने खरीदा, तो चेंज तो वो चाहती थी। पर ये है कि अंदर से कंपल्शन फील कर रही थी कि ये चीज मुझे करना चाहिए। वो हुँ, कंपल्शन उनके समझ में नहीं आ रहा था, एक स्ट्रगल है अंदर कि वो कंपल्शन उनके समझ में नहीं आ रहा था। तो वो जब वो जाके प्रॉपर्टी खरीदती है, रहने लगती हैं, तो स्लोली स्लोली इट फॉल्स अवे। एक एग्जाम्पल जो मैं आपको देना चाहता हूँ, एक विजुअल जो कि हम लोग आजकल रोज ही देख रहे हैं। हमारे स्पेस में गए हैं मिस्टर शुक्ला, विंग कमांडर शुक्ला। अब वो जब उनकी रॉकेट उड़ती है तो पहले तो अंडर सपोर्ट्स होता है, इट्स फर्स्ट अंडर द सपोर्ट्स, देन द हुँ। फायर स्टार्ट्स, देन सपोर्ट्स फॉल अवे एंड द रॉकेट गोस। जी, सो वो सपोर्ट्स हैव टू बी फॉलोड अवे। आपके जो कैरेक्टर के सपोर्ट्स है ना, उनको सारा हटाना पड़ेगा, तभी हुँ, जाके आप द फ्लाइट टेक्स प्लेस। सो राइट। दैट वाज द डिफिकल्ट पार्ट। एक-एक यस, लेयर को हटाना होगा, तब जाकर के हटाना वो जो होगा, एक्चुअल चीज़ है वो सामने आती है। जी। सामने। सर इस कहानी में एक नोटबुक के बारे में चर्चा की गई है, जो मेरे ख्याल से अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इस कहानी में। उसके बारे में या आप थोड़ा-सा बताइए कि व्हाट इज़ ऑल अबाउट नोटबुक? नोटबुक एक्चुअली हमारे लाइफ में आमतौर पे जो हम गाइड, सबके लाइफ में अपने अपने लाइफ में अपने अपने गाइडलाइंस होते हैं। वो चाहे पेरेंट्स से इनहेरिट हुए हैं, चाहे रिलीजन से हुए हैं, हुँ, चाहे हुँ। कल्चर से हुए हैं। हम सब लोग एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लाइफ लीड करते हैं अकॉर्डिंग टू सम गाइडलाइंस। जैसे आप जो जिस चीज को अच्छा मानती हैं, हो सकता है कि मैं ना मानूं क्योंकि वो मेरे गाइडलाइंस में नहीं फिट हो रहे हैं। जी। ठीक है, तो इस तरह के गाइडलाइंस होते हैं। दोज गाइडलाइंस व्हेन जब हम एक रिलीजियस बुक में डाल देते हैं उसको, फॉर एग्जांपल गुरबानी हुआ या कुरान हुआ या कुछ भी, वॉट एवर विच एवर रिलीजन, हमारे लिए तो गीता फॉर इंस्टेंस, तो वो भी एक गाइडलाइन है, राइट। सो उस जब भी हम मुश्किल हालत में होते हैं तो हम स्पिरिचुअलिटी को ओर देखते हैं और वो गाइडलाइंस की ओर देखते हैं। इट्स अ बुक एंड उस बुक से अब बचपन से मैं देखता था, जब भी कोई समस्या हो तो रामायण की किताब निकालो और उसको खोलो, जो जिस पेज पे वो खुलता है उसमें आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। बचपन में ये सुनते थे और हम करते भी थे, और इसलिए जी। एग्जाम के बाद पहले बहुत करते थे। तो इस तरह की चीजें हम एक एक गाइडलाइन हमें बुक से मिलता है। तो इनिशियली द थॉट केम फ्रॉम दैट, बिकॉज जो उनके स्पिरिचुअल टीचर हैं उस किताब में, वो गाइडलाइंस दे के अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको आगे बढ़ाते हैं। तो उस किताब में जो लिख के आता था, दैट हुँ, वाज ए हुँ। इंस्ट्रक्शन। आप इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं या गाइडलाइन भी कह सकते हैं कि ये करो अब नेक्स्ट स्टेप में, डिसोल्यूशन की ओर ले जाते हैं वो। ईच लाइन आता है तो वो ले जाते हैं। तो इसी किताब में उसकी सारी लाइफ भी है, लोगों के लाइफ भी है। कि हमारे यहाँ गीता में भी कहा गया है कि टाइम का कोई मीनिंग नहीं है, टाइम का कोई कंसेप्ट नहीं है। आपकी जिंदगी घट गई है,
भगवान कृष्ण ये तो कहते हैं ना, आपकी जिंदगी ऑलरेडी गुजर गई है। अर्जुन को कहते हैं ना, डोंट थिंक कि आप इनको मार रहे हैं, नो, ये तो मर चुके हैं, इनकी जिंदगी तो हो गई है। तो व्हेन यू गेट इनटू दैट प्लेन, उस फॉर्मेट में जब आते हैं, आइंस्टीन ने भी यही कहा है रिलेटिविटी में, उस फॉर्मेट में जब आते हैं तो फिर आपको लगेगा कि एवरीथिंग इज टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली, टाइम का कोई कंसेप्ट नहीं है। जब आपको इंस्ट्रक्शन दे, वैसे हालत में आपको एक गुरु चाहिए, बिना गुरु के आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप, क्योंकि वो इलाका आपके लिए वाकिफ नहीं है, आप जानते नहीं है इस इलाके को, तो सम गाइडेंस इज रिक्वायर्ड। तो वही गुरु का रोल होता है। और इस किताब में आपने देखा है, पढ़ा है तो आपने देखा ही होगा कि वो लिखा आता है कि आगे स्टेप क्या करना चाहिए। तो उस नोटबुक का इम्पोर्टेंस उतना है, ये कि एक इंस्ट्रक्शनल सा है और एक कंसेप्ट आपको देता है कि ये करो तो ये आगे बढ़ो। बस ये नहीं कहता वो कि ये करो तो ये होगा, आप करो फिर देखो, खुद एक्सपीरियंस करो, एक ये गाइड के नहीं। रूप में काम हाँ कर रहा हाँ, है। क्या क्या होता है, तो उस नोटबुक का रोल वो है। सर, इसकी कहानी के एंड के बारे में मैं जानना चाहूंगी। जो आपने इसका एंड लिखा है, आपने बोला कि ये आपका खुद का पर्सनल व्यू है, आपकी खुद की ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन है। थोड़ा आप एंड के बारे में बताइए कि जब आप इस कहानी का एंड लिख रहे थे, क्लाइमैक्स लिख रहे थे, तो उस समय आपके मन में क्या भावनाएं चल रही थी, क्या कुछ मन में हलचल चल रही थी, वो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? हाँ, बेसिकली इस एज पे आके ये तो क्लियर हो गया कि टोटल डिसोल्यूशन नॉट कंपैटिबल विथ लाइफ। इसका मतलब ये है कि अब भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि एक सांसारिक जीवन इज द बेस्ट वे टू अटेन स्पिरिचुअलिटी। वो नहीं कहते कि आप सन्यासी बन जाएं, वो क्रेडिट नहीं देते सन्यासी को। इसी तरह से वो चाहते हैं कि आप सांसारिक जीवन में रहो, इसके स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स में रहो, इसी में आप तपते रहो और आपको सोल्यूशन यहाँ मिलेगा। दैट इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम गीता। तो मैं चाहता था कि इसका भी एंड कुछ ऐसे ही हो, इन द सेंस इट कैन नॉट बी कंप्लीट डिसोल्यूशन। तो उस पॉइंट तक वो आते हैं तो एक फ्रेंड के हेल्प से ये समझती हैं कि अपना डिसीजन तो अपने को हमेशा डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका कर्म है, आपका जीवन है, कोई इसमें हेल्प नहीं कर सकेगा। जो हो सके कितने भी पास और करीब के हों, वो नहीं आपके लिए डिसीजन ले सकते, आप ही को डिसीजन लेना पड़ेगा। सो इट्स जस्ट लाइक, जैसे हम सर्जरी में कहते हैं, सर्जन विल हैव टू टेक द डिसीजन, nobody else is going to take that decision. So it's just like that. It's the same. So in this novel also, Dr. Kadam, Dr. Shivangi Kadam has to take the decision herself. तो वो डिसीजन लेती हैं और वो रियलाइजेशन में आती हैं। So last chapter में, that is it was not easy. I think that chapter was not easy, but okay, a solution has been given. May or may not be acceptable to all. और वो सॉल्यूशन क्या है, ये हमें किताब पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। बाद में पता चले, yes. ऑलराइट सर। फिर आपने बताया कि हर रीडर के लिए ये कहानी एक अलग मैसेज लेके आती है, क्योंकि सबका बैकग्राउंड अलग है, अपब्रिंगिंग अलग है, सबकी सोच अलग है। किस तरह का मैसेज ये किताब एक रीडर को देगी, किस तरह का देगी, वो आप बताना चाहेंगे? एक लेवल तो हम डिस्कस कर ही रहे थे अब तक कि द स्पिरिचुअल साइड ऑफ थिंग्स, बट द अदर साइड आल्सो, बिकॉज पीपल आर विक्टिम्स ऑफ देयर ओन सेल्व्स। इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा थोड़ा सा। वो ये है कि हमें कोई परेशान नहीं करता, हमारी जिंदगी इसलिए नहीं खराब है कि किसी और ने खराब किया। हमारी जिंदगी अगर खराब है तो वो इसलिए है कि हमने खराब किया। तो इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हमारे धर्म में शायद कर्म कहते हैं, वो अलग बात है, कोई कुछ कहे, बट एसेंशियली द सम एंड सब्सटेंस एक लाइन में आ जाता है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। आपने जो क्रिएट किया, क्योंकि इट इज योर क्रिएशन, आपने क्रिएट किया है, तो अगर आप सफर कर रहे हैं तो इट इज बिकॉज ऑफ योर क्रिएशन। सो कहीं ना कहीं ये मैसेज इस किताब में आता है करके आई एम होपिंग कि ये मैसेज आता है दैट यू हैव टू, सो फॉर दोज पीपल वो जो रोजमर्रा की जिंदगी में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं
एंग्शियस हैं, डिप्रेस्ड हैं, उनके लिए भी इफ दे रीड दिस बुक आई एम थिंकिंग दैट दे विल गेट दिस मैसेज. तो एक अनदर साइड ऑफ थिंग्स. आप जो नॉर्मल फिक्शन पढ़ते हैं उनके लिए तो फिक्शन ही लगेगा. दे हैव टू सिट एंड थिंक कि इसने क्या लिखा है, क्या कहा है, व्हाट इज हिज इंटेंशन. तो दैट विल बी प्योर फिक्शन फॉर पीपल हु आर रीडिंग ओनली फिक्शन. एंड प्रॉब्ली वो 100 पेज ऐसे ही पढ़ लेंगे. बट आई फील दैट जो लिखा है वो रहेगा उनके दिमाग में. It is like a slow reaction. It will go on. I'm hoping that it becomes like that. It will be a slow reaction and they'll think about it. मे भी हो सकता है कि पढ़ने के बाद थोड़ा सा समय ले उनका माइंड प्रोसेसिंग में हाँ. और फिर उस चीज को गेन करे. आई एम श्योर. दोस्तों जब ये बुक लाइव होगी तब इसको परचेज करने का लिंक हम आपके साथ शेयर करेंगे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में. आप इस बुक को जरूर पढ़िएगा, इसको परचेज कीजिएगा, इसकी हार्ड कॉपी खरीदिएगा. और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पढ़ने के बाद आप क्या फील करते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में, इस कहानी के बारे में, आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, या फिर आपको क्या लगता है कि इसका क्लाइमैक्स या इसकी एंडिंग कैसी होनी चाहिए. आप अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, एनीथिंग जो भी आप सोचते हो, प्लीज अपने रिव्यू, अपना रिस्पॉन्स, अपनी सोच जरूर बताइएगा इस कहानी को लेके, इस बुक को लेके. ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक ऑथर के लिए और इस सोसाइटी के लिए भी कि इस तरह की जो बुक्स सोसाइटी में आती हैं, एक रीडर के सामने आती है, तो एक कंक्लूजन निकलता है, एक पर्सपेक्टिव निकलता है लोगों के सामने, और एक ऑथर को बहुत मोटिवेशन मिलता है आगे भी लिखने के लिए. तो प्लीज अपने कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस कॉन्वर्सेशन को लेकर के भी और साथ-साथ में किताब को लेकर के भी. सो नाउ सर, अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ आ चुके हैं, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी क्विकली, आप उसका क्विकली आंसर देंगे. तो हम शुरू करें? ओके. ठीक है. तो मेरा पहला सवाल आपसे, आपके लिए सच्ची खुशी क्या है? क्लिनिकल है मेरे लिए. सर्जरी एंड क्लिनिकल स्टिल रिमेन्स मेरी सच्ची खुशी. ओके. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन, जिंदगी का वो दौर जिसे आप दोबारा से जीना चाहेंगे? माय सीनियर रेजिडेंसी. इमीडिएटली एमएस करने के बाद एक पीरियड हम लोग करते हैं 3 साल का, जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे सर होती है और एट द सेम टाइम नॉलेज भी होता है. तब तक हम एमएस पास कर चुके होते हैं. दैट इज एंड 24 घंटे काम करते हैं विदाउट सेकंड थॉट. दैट आई थिंक इज द बेस्ट पीरियड ऑफ माय लाइफ. ठीक है. अगला सवाल है मेरा, अगर आप इस प्रोफेशन में नहीं होते तो क्या होते? मैं राइटर होता, मैं Okay. ऑथर होता अगर इस प्रोफेशन में नहीं होता तो. बिकॉज मेरे बचपन से ही यही इच्छा थी कि आई शुड राइट एंड एक्सप्रेस. बट मैं प्रोफेशन जो मेडिकल प्रोफेशन है, लोग कहते हैं इट्स ए वेरी जेलस वाइफ. क्योंकि किसी और काम के लिए टाइम नहीं छोड़ता. नहीं है So, टाइम. जी बिल्कुल. that's right. अब आप अपनी So ऑथरशिप को एंजॉय कर सकते हैं सर, फुल टाइम. I hope so that whatever time that's left with me, I hope I enjoy the authorship. Yes. ओके. मेरा अगला सवाल है आपसे, जब आप कहीं पर स्टक हो जाते हैं तो अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हैं? Stuck in स्टक इन which लाइक sense? लाइफ के किसी लो फील करते हैं कभी, तो अपने आप को मोटिवेट हाँ, कैसे करते हैं, वापस ट्रैक पर कैसे आते हैं? मैं मोटिवेट अपने आप को इस तरह करता हूँ कि whatever is wherever you are stuck, that is a moment in time. There is a story हाँ. ahead. There is a story ahead. Move out of that moment and another day will unfold, another moment will unfold. So that's the way to go. Don't think of wherever you are. ये तो रोजमर्रा के प्रॉब्लम्स हैं, आती रहती. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सर. ओके, लास्ट क्वेश्चन है, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? My dream project is actually my dream desire right from my childhood was because हम एक ऐसे फैमिली में बड़े हुए जहाँ रिलीजन बड़ा. my mother was very religious. हालांकि घर में I don't say कि रोज पूजा वगैरह होते हैं या कुछ, but she was very religious and she has also written lot of books. तो अंडर हर इन्फ्लुएंस एक ड्रीम था कि ये क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन क्या होता है. ये हमेशा सवाल था कि सेल्फ रियलाइजेशन क्या हुआ. मुझे अपने प्रोफेशन में बहुत सेटिस्फैक्शन मिला. मुझे लगा कि बस मानव सेवा ही माधव सेवा है, इसको करते रहो.
बट देन वो ड्रीम एक तरह से इसके ऊपर भी कुछ है ऐसा महसूस होता है, और वो ड्रीम अभी तक फुलफिल नहीं हुआ। ऑलराइट। वो मेरा ड्रीम है। यस। एब्सोल्युटली सर। सो सर ये सेगमेंट यहीं पर फिनिश होता है और आगे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एनी कॉन्टेक्ट डिटेल आप शेयर करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस के साथ, क्योंकि आई एम श्योर अभी तक जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं इतने लंबे समय तक आपसे कनेक्ट हो चुके होंगे, आपसे पर्सनली गाइडेंस लेना चाहेंगे, तो एनी कॉन्टेक्ट हाँ, डिटेल जो आप शेयर करना ये चाहेंगे। ईमेल एड्रेस तो आपने ऑलरेडी स्क्रीन पे डाला ये है, स्क्रीन पर आ चुका नीचे है, हाँ नीचे जी। है। हाँ, सो और फ्रेंड्स वैसे अगर आप हाँ, बोलिएगा। ओके, सो फ्रेंड्स अगर आप सर से कनेक्ट होना चाहते हैं, पर्सनली गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल हमने आपके साथ शेयर की है, हम कमेंट सेक्शन में भी एक बार लिखेंगे, वहां से नोट कर सकते हैं। सर से पर्सनली गाइडेंस ले सकते हैं, इनको कॉल कर सकते हैं, इनसे हेल्प ले सकते हैं, या फिर अगर आप अपनी राइटिंग जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी आप सर से बातचीत कर सकते हैं। सो नाउ सर, एनी फ्यूचर प्लान्स रिगार्डिंग योर राइटिंग स्पेशली? अभी तो हैं, आई हैव गॉट sort of thoughts for 2 books, but one of them is a technical one. It is अच्छा, about my surgical exercise. मैंने सारे देश में करीब-करीब 272 डिस्ट्रिक्ट्स में घूम चुका हूँ, और वहाँ एक सर्जिकल प्रोसीजर लोगों को सिखाया है। तो उस प्रोसीजर के बारे में एक किताब लिख रहा हूँ मैं ऑलरेडी। ऑलराइट। इलस्ट्रेटेड मैनुअल है वो। उसको लिखना है पहले, क्योंकि वो मेरा लेगेसी है। आई एम गिविंग प्रायोरिटी टू दैट, एंड देन उसके बाद इसका फॉलो अप आएगा, एम्प्टी रूम का फॉलो अप आएगा इसके बाद। बिल्कुल आएगा सर। ऑलराइट। सो सर, आपने अपने एक्सपीरियंस, अपनी ऑब्जर्वेशन हमारे साथ शेयर की है। इतना कुछ आपने बताया, सिंपल वेज में बताया, लेकिन आई एम श्योर उम्र के जिस पड़ाव पर अभी आप हैं, इतना कुछ आपने अचीव किया है। लोगों की ब्लेसिंग्स हैं, मनी, फेम, अचीवमेंट सब कुछ हमारे साथ होता है, लेकिन वो फीलिंग जो आप बता रहे हैं कि वो कहीं न कहीं हमारी लाइफ में होती है। उस फीलिंग को फील करना एक अलग बात है, लेकिन उसको एक्सप्रेस करना जैसे आपने किया अभी हमारे सामने और साथ-साथ में अपनी किताब के माध्यम से, वो अपने आप में इनक्रेडिबल रही है। आपकी जर्नी आपने बताई जिस तरह से, आई एम श्योर ये एक इंस्पिरेशन है हम सबके लिए। हम जब उस पड़ाव पर जाएँगे तो आई एम श्योर हमें आपके एक्सपीरियंस के थ्रू कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, एक नई दिशा मिलेगी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई एम श्योर आपने भी इस पूरे सेशन को, इस कन्वर्सेशन को एन्जॉय किया होगा। कुछ आप कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे जाने से पहले? First thing I must say is I've really enjoyed this conversation. थैंक यू सो मच Like, सर। really enjoyed the conversation. And secondly, to speak on something non-medical. या इसीलिए because हम लोगों दैट इज़ हम लोगों को आदत पड़ जाती है सिर्फ मेडिकल चीजों की. So something non-medical, that was the most enjoyable part. And secondly, knowing that I'm likely to get interaction from the people, I would really wait and await those interactions to understand, because it is one thing to say and it is one thing to get a feedback. So I'm हुँ, really wanting to know whether people will react and ask me things which they want to ask. So this is the second thing that I want to. I request you to give me the feedback. And बाद में, of course, if you like the substance of it, go ahead and buy the book also. एब्सोल्युटली। सो थैंक यू वन्स अगेन, आप हमसे जुड़े और हमसे बातचीत की। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। Thank you very much. Thank you. सो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन जो हमने डॉक्टर काज़ा के साथ फिनिश किया है। 19 सेशंस फिनिश हो चुके हैं और 20th और 21st 2 सेशंस बाकी हैं इस प्रोग्राम के। आपसे हम जल्दी जुड़ेंगे आगे के 2 सेशंस लेकर के। आई एम श्योर आज की कन्वर्सेशन आपको बहुत पसंद आई होगी। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा सर से बातचीत करके, और सर ने जिस तरह से अपने एक्सपीरियंस बताए हैं, सच में वो हार्ट टू हार्ट कनेक्ट हो रहे थे, हम टच कर रहे थे हमें, और इसके साथ में उनके एक्सपीरियंस के थ्रू हमें बहुत कुछ ऐसा नया सीखने को मिला। एक मैच्योरिटी बढ़ती है, एक लाइफ का डायरेक्शन मिलता है। इस किताब को पढ़ने के बाद आपको भी एक वे ऑफ लिविंग मिलेगा, वे ऑफ थिंकिंग मिलेगा, आपकी जो सोच है उसमें परिवर्तन आएगा। और वो जिस टॉपिक के बारे में, जिस इमोशन के बारे में हमसे बात करना चाह रहे हैं और इस कहानी में उन्होंने बुलाने का प्रयास किया है, बुक को पढ़ने के बाद प्लीज उसके बारे में जरूर बताइएगा। कॉन्वर्सेशन आपको कैसी लगी उसके बारे में इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे जुड़कर प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स का हमें हमेशा इंतजार रहता है, और जब कमेंट आते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। सो जितने भी कमेंट्स अब तक हमारे पास आई है उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे के सेशंस में भी इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं आपसे कल एक और नए सेशन में, एक और नई बुक के साथ। तब तक के लिए ये है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 9, जिसमें हर किताब के पीछे है एक कहानी,
हर कहानी होती है एक प्रेरणा। धन्यवाद।